हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एनआईएस की जो बुक्स हैं उनकी समरी चल रही है, जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 11 507 कोर्स की यूनिट 11 एंड देन यूनिट 12, और उसके बाद 507 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि 501, 502 एंड 506 मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये जो समरी है ना, ये किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें पेडागोजी सेक्शन आता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे DTA+B के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैप्टर का नाम है विद्यालय तथा समुदाय के संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, अब इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विद्यालय को कहाँ कहाँ से सोर्स मिलता है, जो इनकम है उनकी वो कहाँ कहाँ से आती है। अब यहाँ विद्यालय की बात होगी तो विद्यालय में कई टाइप के विद्यालय होते हैं, उन सब की बात होगी, जैसे सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी विद्यालय। तो यहाँ पे उन सब के बारे में हम जानेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत समझने वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, लेकिन एक बार बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य हेतु दो मुख्य बातें ध्यान रखनी है। मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने प्रबंधन बताया था ना, मैनेजमेंट, कि किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। अब उद्देश्य के लिए हमको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला है संसाधन, पूर्ण मस्तिष्क, ठीक है, रिसोर्स, कंप्लीट एक सक्सेसफुल माइंड, एंड सेकेंड है फंड का पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्ध होना। तो फंड का पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध होना, मतलब जो पैसे का सही टाइम पे उपलब्ध होना। अब जब यहाँ बात हो रही है सक्सेसफुल माइंड की, तो ये कहा जाता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण से एक सक्सेसफुल माइंड का विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं संसाधन की बात। तो संसाधन जो रिसोर्सेज होते हैं, तो मैंने बताया था भौतिक रिसोर्स, मानवीय रिसोर्स एंड आर्थिक रिसोर्स, वित्तीय रिसोर्स। तो यहाँ मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन का मतलब इसमें सारे ह्यूमन बींग्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान को फसल उगानी है तो वो क्या करेगा? वो भूमि को उपजाऊ बनाएगा, ठीक है, और मतलब जोतेगा, बोएगा, और फिर निराई करेगा, सिंचाई करेगा, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? वो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान और कौशल को हम एज अ मानव संसाधन लेंगे। ठीक है, अब एक राष्ट्र, समाज, समुदाय के लिए आय प्राप्त करने में मानव संसाधन इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऑब्वियसली अगर इसने फसल उपजाई, फसल को उगाया है, तो कहीं ना कहीं वो आय वृद्धि होगी। आय वृद्धि होगी तो देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा ना, इस तरीके से। तो वो क्या करता है कि मानव संसाधन एक राष्ट्र, समाज, समुदाय के लिए आय प्राप्त करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ मैंने बताया भी, ज्ञान और कौशल को मानव संसाधन माना जाता है। जो उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल है, उसको मानव संसाधन के रूप में यूज़ किया जाता है। अब आता है सामग्री संसाधन क्या होता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना कि फसलों वाला, तो फसलों वाले में ही यहाँ पे अगर कोई जो चीज़ें यूज़ हो रही, जैसे खेत, बीज, पानी, मशीन, ये क्या हो गया? सामग्री हो गई। तो ये सामग्री क्या करेंगी? विकास करने में ही, आय वृद्धि करने में ही तो हेल्प कर रही है ना। तो यहाँ पे जो हम संसाधन पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आय की वृद्धि में हेल्प करते हैं। तो इन सभी सामग्री तथा सुविधा का सृजन भविष्य के उत्पादन हेतु करता है। जो मानव संसाधन है वो इन्हीं जो मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करता है कि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, सृजन करता है उनका। अब आता है आर्थिक संसाधन, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सभी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन के पश्चात धन के रूप में परिवर्तन की जाती हैं, जिसे आर्थिक संसाधन कहा जाता है। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको क्या, अगर उनको सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और जो पैसा हुआ उसी को तो आर्थिक संसाधन बोला जाएगा ना। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। और आर्थिक संसाधन से होगा क्या? देश में आय में वृद्धि होगी, देश की जो आय की वृद्धि होगी, यानी कि अगर सामान और जो सेवाएं हैं, अगर उनका उत्पादन अधिक होगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अधिक होगा, तो आय भी तो अधिक होगी ना। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात की जा रही है कि आर्थिक संसाधन क्या होते हैं। तो जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उनको बेच करके पैसे कमाना या लाना, धन का रूप दे देना, उनको मनी का रूप दे देना ही कहलाता है आर्थिक संसाधन। और इससे किसी भी देश का विकास होता है। अगर इसीलिए ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन होगा तो देश का भी विकास होगा। यहाँ पे और भी चीज़ बताई गई थी कि देश 3 टाइप के होते हैं। एक विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप कंट्री, 3 टाइप के होते हैं।
तो वो यहाँ पे वो इकोनॉमिक सेक्शन का है, लेकिन यहाँ पे इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं थी और लिखा भी नहीं था। खैर, अब आता है कि विद्यालयों के आर्थिक स्रोत क्या क्या होते हैं। तो विद्यालयों को पैसा कहाँ से मिलेगा जी? तो यहाँ पे पहला है सरकार, पहला सरकार से मिलता है। अब सरकार, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो पहली हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट, जिसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है आय के स्रोत की, हमको इनके डिटेल नहीं पढ़ना है। हमारा जो इंडिया है इज़ अ संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली मतलब फेडरल सिस्टम है यहाँ पे। तो फेडरल सिस्टम में जो शक्ति होती है वो केंद्र और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अपनी अपनी होती है, ठीक है। केंद्र की अपनी सरकार होगी, राज्य की अपनी सरकार होगी। अब स्थानीय जो सरकार होती है, लोकल बॉडी होती है, इसको सरकार का ही एक अंग माना जाता है। क्यों? ये अगर क्वेश्चन आ जाता है या इसको स्टेटमेंट वाला है, कैसे भी कह सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि स्थानीय जो बॉडी होती है, लोकल बॉडी को सरकार का एक अंग है, परंतु समुदाय की कार्यात्मक जिम्मेदारी के कारण इसको अलग वर्ग में रखा गया है। मतलब ये है सरकार का ही अंग, लेकिन इसको अलग क्यों किया गया? फिर इसको अलग, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार का तो चलता है कि यहाँ पे इनकी खुद की सरकार बनी होती है, लेकिन स्थानीय को भी अलग क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं समुदाय के प्रति। तो ये जो लाइन है ना, कार्यात्मक जिम्मेदारी, तो ये इम्पोर्टेंट है ये स्थानीय सरकार के लिए। अब यहाँ मैं बता रही थी कि पैसा कहाँ से आएगा। तो केंद्र सरकार अपने लेवल पे टैक्स वगैरह लेंगे, ठीक है। केंद्र के अधीन जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनसे लाभ या जो भी राजस्व आ रहा है उसको प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार अपने लेवल पे लेते हैं, और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है राजस्व, सरकारी राजस्व या फिर सरकारी आय, ठीक है। अब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची का हिस्सा कब बनाया गया। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, ठीक है। पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहली होती है सेंट्रल लिस्ट, जिसपे केवल नियम और कानून सेंटर बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, इसमें जितने भी नियम कानून है वो स्टेट बना सकता है। एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में वो दिक्कत आ जाती है, अगर कोई एक ही पॉइंट पे आके भिड़ते हैं ऐसा कुछ, तो उस जगह पे इनका सेंटर का ही माना जाएगा। जो सेंटर रूल बनाती है वो मान्य होता है। वैसे जनरली होता नहीं, अपने अपने लेवल पे अपना अपना वो बना लेते हैं, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट शिक्षा किस में है? कंकरेंट लिस्ट में है। जैसे एग्जांपल में बताया था, सेंट्रल लिस्ट में आपका डिफेंस और बैंकिंग आ जाता है। सेकंड में पुलिस आपकी स्टेट लिस्ट में आ जाता है, और शिक्षा हो गई, शिक्षा आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इस पर दोनों लोग नियम और कानून बना सकते हैं शिक्षा से संबंधित। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम व नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब दोनों नियम भी बना सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। लेकिन अगर कहीं पे एक दूसरे के नियम को लेकर के विरोध होता है तो फिर सेंटर वाला ही मान होता है। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सरकार धन देती है, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि सरकारी स्कूल होते हैं, एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं। तो जो पूरी तरीके से सरकारी है उनको तो सरकार धन दे देती है, लेकिन जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, एडेड मतलब सहायता प्राप्त, तो उनको ग्रांट इन एड नियमों के तहत धन दिया जाता है। ग्रांट इन एड मतलब सहायता ग्रांट, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए सहायता प्राप्त स्कूलों को किन नियमों के तहत धन दिया जाता है, तो सहायता ग्रांट या ग्रांट इन एड नियमों के तहत धन दिया जाता है। अभी क्या है इसको भी हम आगे जानेंगे। अब आता है कि सेकेंड, पहला सोर्स हमको समझ में आया कि पहली बार कहाँ से पैसा आएगा? सरकार से पैसा आएगा। दूसरा सोर्स क्या होता है? विद्यालय के पास अदर एजेंसीज हो जाती हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन हो जाएगा, कोई ट्रस्ट हो जाएगा, कोई लोकल बॉडीज हो जाएंगी, कोई कमिटी हो जाएगी, कोई व्यापार मंडल हो जाएगा, कोई विदेशी संस्थाएं हो जाएंगी। तो ये अदर एजेंसीज में आ जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय। तो लोकल बॉडीज में क्या होता है? लोकल बॉडीज में नगर पालिका या परिषद, ये शहरी क्षेत्र में होते हैं जिसको म्युनिसिपल बोर्ड बोला जाता है। जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। ग्राम पंचायत गाँव में होता है। अब यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों का कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक पे पंचायत समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होता है। जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है उसको कहीं कहीं पे ब्लॉक समिति भी बोला जाता है या ब्लॉक पंचायत
पंचायत भी बोला जाता है, इसके कई नाम हो सकते हैं। यहाँ ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासित होता है, जिला पंचायत वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत डिटेल उन्होंने दे नहीं रखा था, जितना इस बुक में दे रखा था उससे मैंने पॉइंट निकाल लिया। अब गाँव विकास के फंड, अब ये कैसे फंडिंग होती है, मेन तो बात हो रही थी पैसे की ना। फंडिंग ऐसे होती है कि गांव विकास के लिए जो फंड आता है वो जिला प्रशासन को आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, वो बीईओ को देगा। बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, इनको देता है। एंड देन ये जाता है ब्लॉक समिति के पास, और फिर यहाँ से ग्राम पंचायत के पास जाता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बीडीओ होगा, ठीक है। तो जो पहले फंडिंग आती है वो आपकी जिला प्रशासन के पास आती है, देन यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी के पास जाता है, फिर वो ब्लॉक समिति के पास जाता है, और फिर यहाँ से ग्राम पंचायत के पास जाता है। तब एकदम बेस लेवल पे काम होता है, ठीक है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं, उनका काम वही हो गया कि सड़क बनवाना, बिजली, पानी, और मतलब शहरों का शहरों के अकॉर्डिंग, गाँव का गाँव के अकॉर्डिंग, ये सारे काम होते हैं यहाँ पे। अब समुदाय से कुछ स्वैच्छिक योगदान भी मिलता है, मतलब समुदाय के लोग ही आपस में मिलकर कुछ योगदान देते हैं। जैसे उन्होंने धर्मशाला बनवा दिया, पंचायत घर बनवा दिया, धार्मिक स्थान, मंदिर मस्जिद ये बनवाना, तो ये सरकार नहीं करती है, वहीं के लोग आपस में पैसा वैसा मिला करके भी कर सकते हैं। धन देना, कोई मुफ्त की फ्री ज़मीन दे दी, दान दे दिया, तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस तरीके से भी पैसा आ जाता है। अब आता है इंडाउमेंट। इंडाउमेंट मतलब दान देना, तो ये एक तरीके का कॉर्पस फंड होता है, यानी कि कोष निधि है, जिसमें एक परिवार, व्यक्ति, ट्रस्ट किसी अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो मेरिट छात्रवृत्ति के लिए, कि अगर कोई अच्छा दे रहा है, अच्छा पढ़ने में कोई बच्चा अच्छा है तो उसको मेरिट दे दी जाएगी, वहीं के लोग आपस में मिलकर के, या कोई परिवार द्वारा कि चलो स्कॉलरशिप दे देते हैं ताकि इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। स्कूल का रख रखाव के लिए भी वो लोग दान दे सकते हैं। हालांकि ये आज के टाइम में बहुत कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन अगर रहता है तो आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेविंग का। बचत क्या होती है, तो खर्च के पश्चात जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसको बचत कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्कूल का है, तो स्कूल के पास जो जितना भी उनके पास इनकम थी उसके उन्होंने खर्च किया स्कूल की रख रखाव में, सब कुछ करने में। देन उसके बाद जो उनके पास पैसा बच गया वो क्या करते हैं, वो अब यहाँ पे समझिएगा कि पहली बात तो उनको जैसे अगर कोई चीज़ मिलती है, पैसा मिलता है, तो बताया था ना मैंने कि ब्लॉक ग्रांट मिलता है, या फिर ग्रांट जिसको कहते हैं सहायता प्राप्त वाला, ग्रांट इन एड वाला, तो वो अगर पैसा मिलता है तो वो तुरंत खर्च नहीं करते हैं। उन्हें जब कोई क्रियाकलाप कराना है, कोई कार्यक्रम कराना है, तब खर्च करेंगे। तो फिर उससे पहले उस ब्लॉक ग्रांट को करते क्या है, जो ब्लॉक ग्रांट है ना, विद्यालय में फंड ब्लॉक ग्रांट के रूप में समय समय पे मिलता है। अब इस ब्लॉक ग्रांट को ये उठा करके डाकघर में या बैंक में जमा कर देते हैं, उससे जो ब्याज आता है वो अतिरिक्त धन बनता है, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम इनकी और हो जाती है। तो ये आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर गई हूँ, लेकिन फिर से समझिए इसको ढंग से कि सेविंग का मतलब होता है कि खर्च के पश्चात जो एक्स्ट्रा धन बचता है उसको बचत कहते हैं। अब यहाँ पे विद्यालय को जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो सरकार मतलब डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, लेकिन ये जो किस रूप में मिलता है, ब्लॉक ग्रांट के रूप में समय समय पे मिलता है। अब ये जो ब्लॉक ग्रांट के रूप में मिलता है ये इसको तुरंत खर्च नहीं करते हैं। जब इनको कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाना है तो उस टाइम पे ये खर्च करेंगे, तो उससे पहले ये पैसा रखेंगे कहाँ, उठा करके ये बैंक में डाल देते हैं, डाकघर में या बैंक में। अब जो ब्याज मिलता है वो उनका एक्स्ट्रा मनी हो जाता है। इस तरीके से ये और बचत मतलब ये और अच्छे तरीके से सेविंग कर लेते हैं। अब आता है लास्ट हमारा टॉपिक, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क। अब परीक्षा शुल्क अन्य शुल्क जो सरकारी स्कूल हैं उनको तो मिलेगा नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब वो नहीं लेंगे। ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस एंड फलाना ढिमका जितना भी होता है वो सब नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ फ्री होता है। लेकिन जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं या निजी स्कूल होते हैं, अच्छा इतनी देर से मैं ये बता रही थी, तो जितना भी है वो सरकारी स्कूल के अकॉर्डिंग है या फिर सहायता प्राप्त स्कूल के अकॉर्डिंग है। निजी स्कूल का आप देख ही सकते हो कि कितना वो कमा लेते हैं ऑलरेडी, तो उनको किससे सहायता प्राप्त करनी है, वो ऑलरेडी इतना है उनके पास, बच्चों से इतना ले लेते हैं कि उनका खर्चा पानी वैसे ही चल जाता है। लेकिन अब बात करते हैं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की। सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है, स्कूल फीस नहीं, वो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट फीस नहीं है, और कंप्यूटर फीस नहीं है, फील्ड फीस नहीं है, गेम्स फीस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सहायता प्राप्त स्कूल में होती है। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं
उनमें ये फ़ीस होती है, लेकिन सरकार तय करती है। वो एक मतलब सीमित होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती जितना निजी प्राइवेट स्कूलों की होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल में सहायता ग्रांट, जो ग्रांट इन एड अभी बताया था ना कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ग्रांट इन एड के तहत, नियमों के तहत उनको सरकार पैसा देती है। ठीक है, अब ये जो पैसा देती है ये किस प्रिंसिपल के आधार पर देती है? तो डिफिसिट बेस प्रिंसिपल के आधार पर देती है। अब डिफिसिट बेस प्रिंसिपल समझिएगा क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का खर्चा 200 का था, ठीक है। अब इनका अदर सोर्स से जो इनकम हो रही थी वो अगर हम हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है, इन्होंने खर्चा वर्चा करके जो हटा दिया, जब जो उनका बचा, मान लीजिए 100 बचा, तो ये जो 100 बचा इस आधार पे जितना भी इनका बचा उस आधार पे ये पैसा देता है सरकार, पूरा पैसा नहीं देता है कि आप अदर सोर्स से ले रहे हो फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो सरकार देगी। तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बेस प्रिंसिपल के आधार पे उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में सहायता ग्रांट के नियमों के आधार पे दिया जाता है, और ये जो नियम होते हैं ये किस आधार पे होते हैं? डेफिसिट बेस प्रिंसिपल के आधार पे होते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और काफ़ी इजी सा चैप्टर था, बस थोड़ी पॉइंट ही याद करने वाले, जैसे ग्रांट इन एड वाला जरूर याद कर लीजिएगा कि किस रूल के तहत दिया जाता है। तो ग्रांट इन एड रूल के तहत दिया जाता है। डेफिसिट बेस प्रिंसिपल क्या होता है तो वो भी आपको बता दिया मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिए।